नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। और इसके पहले कि आज का कार्यक्रम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आज की मेरी स्टोरी लिस्ट में पहली स्टोरी थोड़ा सा चौंकाने वाली है। इतने दिनों से जो कृषि कानून को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई थी। 4 सदस्यों की यह समिति थी। उनमें से एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने अपने आप को इस समिति से अलग कर लिया है। इसके क्या मायने हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगी। हमारी दूसरी खबर है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक योजना बनाई थी और इस योजना पर काफी बवाल हो रहा है। क्या है ये योजना और क्या बोला है शिवराज सिंह चौहान ने, इसके बारे में आपको बताऊंगी। और हमारी तीसरी खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और अब क्या उन्हें आगे वाकई में हटाना आसान होगा, ये सारे सवालों के जवाब भी आपके लिए मैं लेकर आऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। चलिए बात कर रहे हैं जो 50 दिनों से भी ज्यादा चल रहे किसान आंदोलन की। जी हां, अभी हाल में आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया था। 4 सदस्यों की ये कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कि जितने भी सदस्य थे उनको लेकर बार बार आरोप लग रहे थे कि ये प्रो गवर्नमेंट है, यानी कि सरकार के समर्थक हैं और कृषि कानून के समर्थक हैं। यानी कि कुल मिलाकर समिति की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे थे। अब आज एक खबर आई है कि भूपिंदर सिंह मान, जो कि पूर्व राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं और भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट हैं और ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं, तो उन्होंने आज अपने आप को इस समिति से अलग कर लिया है। अब आइए समझते हैं कि उन्होंने क्यों अलग किया, उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके की भावना इस समय जमीन पर दिख रही है और किसानों से संबंधित जिस तरीके की भावना है, वो अपने आप को किसान विरोधी नहीं साबित करना चाहते। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो किसानों का हित है वो उनके साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे और साथ ही पंजाब के खिलाफ भी नहीं जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर पंजाब के सेंटिमेंट्स के साथ, किसानों के सेंटिमेंट्स के साथ भूपिंदर सिंह मान ने अपनी सॉलिडारिटी को प्रकट किया है। अब भूपिंदर सिंह मान, आपने देखा था पिछले महीने ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास एक मेमोरेंडम भी लेकर गए थे। ये वही भूपिंदर सिंह मान है जिन्होंने कहा था कि जो कृषि कानून है उसको लागू किया जाए, लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स के साथ। लेकिन किस तरीके से जमीन पर चीजें बदली, इतनी दौर की बातचीत हो चुकी, लेकिन उस बातचीत से कोई भी मसला नहीं निकला और बाद में सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने यह किया कि एक समिति बनाई, लेकिन अब समिति बनाने के बाद पहले उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा हुआ और अब उसके एक सदस्य ने अपने आप को अलग कर लिया है। अब इसके मायने क्या है? टेक्निकल मायने हैं, लीगल मायने हैं और हर तरीके से इस समय अदालत, संसद और साथ में सियासत को परखने का एक बार फिर से मौका मिल गया है। रही बात समिति की, तो अब समिति का क्या होगा? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग समिति है वो अब डिफंक्ट हो चुकी, यानी कि उसका वजूद खत्म हो गया है। और अगर वजूद नहीं भी खत्म हुआ है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब कोई एक दूसरी समिति बनाएगी? समिति की बात अगर मैं कर रही हूं तो ये जो समिति की बात सुप्रीम कोर्ट ने की, जो ये समिति बनाई है, ये नॉर्मल प्रक्रिया में अगर आप देखें तो कभी भी कोई कानून बनाया जाता है तो कानून बनाने के बाद एक समिति बनाई जाती है जिसमें कि ये अध्ययन किया जाता है कि वो कानून संवैधानिक है या नहीं है। यहां पर आपने देखा कि उल्टी गंगा बह रही है जहां तक कृषि कानून की बात है। उसमें स्टेक होल्डिंग कंसल्टेशंस नहीं हुए, किसी दौर की बातचीत नहीं हुई, स्टैंडिंग कमेटी पर ये तीनों जो कानून थे वो गए ही नहीं और इसे संसद में एक वॉइस वोट से पारित कर दिया गया। तो इसको लेकर भी काफी शोर मचा था। तो ये तो रही बात समिति की कि ये
जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है उसके खिलाफ था, और ऐसी समिति का कोई वजूद नहीं है। और ये एक ऐसी समिति थी जिसे किसानों ने बिल्कुल इसे नकार दिया था और कहा था कि वो समिति के पास जाएंगे ही नहीं। तो ये तो बात रही समिति की। अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का फैसला लिया है समिति बनाने को लेकर, उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने दायित्व को पूरी तरह नहीं समझा है, पूरी तरह फुलफिल भी नहीं किया गया है। और इसको लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि कोई भी संवैधानिक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक कोर्ट है, और कोई भी संवैधानिक कोर्ट का फंक्शन यानी कि उसकी ड्यूटी क्या होती है, संवैधानिकता को और जो उसकी कानूनी प्रक्रिया है उसको जांच करना। तो ये जो जहां तक कृषि कानून का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जिम्मेदारी को ऐसा लगता है कि नहीं निभाया है, और इसको लेकर काफी लेख भी आए हैं। आपने हाल में देखा था कि प्रताप भानु मेहता ने भी इस पर काफी कुछ टिप्पणी की है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस पर, उसकी जिम्मेदारी पर आज एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। दूसरी जो चीज बार बार ये कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक राजनीतिक और प्रशासनिक टेरिटरी में इंटरवीन किया है, यानी कि हस्तक्षेप किया है। एक प्रशासनिक मामला था, एक राजनीतिक मामला था जिसमें कि कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, और इसीलिए उसके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट में हिस्सा ले सकता है या नहीं ले सकता। इसको लेकर भी तमाम सवाल आज खड़े हो रहे हैं। उसके बाद जो वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, यानी कि लेजिस्लेचर की अपनी ड्यूटी है, जुडिशरी की अपनी ड्यूटी है, और एग्जीक्यूटिव के अपने फंक्शंस होते हैं। तो यहां पर कोर्ट ने जब इस तीनों कृषि कानून को सस्पेंड किया, तो सस्पेंशन के क्या कारण थे, उसकी लीगैलिटी, उसके कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, सीधा उठाकर इन तीनों कानूनों को सस्पेंड कर दिया। तो इसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि आपने जो कानून को सस्पेंड किया, तो इस सस्पेंशन का लीगल आधार क्या है। इसको बिना जाने, इसको बिना एग्जामिन किए सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानूनों को सस्पेंड कर दिया। तो इसको लेकर भी काफी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो समिति सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उस समिति का आज वजूद खत्म हो गया है। सरकार, जिसका रोल था कि संसद में इन तीनों कृषि कानून पर बहस हो, और बहस होकर इसे कमेटी में दिया जाए, ताकि वो कमेटी जांच पड़ताल करे कि ये तीनों कृषि कानून क्या वाकई में किसानों के भविष्य के हित में है, तो संसद ने भी अपना काम ठीक से नहीं किया है। और रही बात पॉलिटिशियंस की, यानी कि राजनीतिक दलों की, और खासकर केंद्र सरकार की, तो ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने भी एक तरफा तरीके से ये सोच लिया कि नहीं, ये जो तीनों कृषि कानून है ये कृषि सुधार के लिए हैं, और लेकिन किसानों से बातचीत नहीं की। तो अभी तक अगर आप कुल मिलाकर देखें, आज 50 दिन से ज्यादा हो चुका है, किसानों ने कहा है कि अब वो अपने आंदोलन को और ज्यादा तेज करेंगे। 26 जनवरी को जो किसान परेड है उसको निकालने की पूरी तैयारी हो रही है। हरियाणा में तो ये हालत है कि वहां पर घर घर, हरियाणा और पंजाब में हर घर से ये कहा जा रहा है कि वो अपने घरों से ट्रैक्टरों को निकालें। यहां तक कि महिलाओं को ट्रैक्टर चलाना सिखाया जा रहा है, ताकि वो अपने भविष्य की लड़ाई आज दिल्ली में परेड में हिस्सा लेकर करें। तो आज कुल मिलाकर जो हालत है कि सारे किसान आज सड़क पर हैं, लेकिन संसद, सियासत और साथ में अदालत, ऐसा लगता है कि इन तीनों अंगों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई है, जिसकी वजह से इतने सारे किसान जो आज सड़क पर हैं, ऐसा लगता है कि अगर अब वो पीछे मुड़ेंगे तो वो सीधा खाई में गिरेंगे। लेकिन अगर आगे का रास्ते की बात करें, तो अभी हमें ये नहीं पता कि आगे का रास्ता किसानों के लिए कैसे खुलेगा। सरकार का अब क्या विकल्प होगा, क्या सरकार अब इसे बातचीत से हल कर पाएगी, जिसकी उम्मीद बहुत कम लग रही है। आज भी किसान नेताओं ने कहा है कि जो 15 जनवरी को जो बातचीत होनी थी, उसमें जो अब ऑप्शंस नजर आ रहे हैं वो बहुत कम नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर किसानों की हित की बात सरकार जरूर करती है, लेकिन इसी सरकार ने, इसी संसद ने, इसी अदालत ने और इसी न्यायिक प्रक्रिया ने, ऐसा लग रहा है कि इन किसानों को फेल कर दिया है। ऐसे में आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूं। अगर आप
आपको ध्यान हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2014 में लाल किले से अपना भाषण दिया था, उस भाषण में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी यौन हिंसा को लेकर। उन्होंने ये कहा था कि यौन हिंसा के लिए किसी भी महिला को जिम्मेदार ठहराना गलत है। इसके साथ ही मोदी जी ने ये कहा कि अभिभावक अक्सर अपनी बेटियों से सवाल करते हैं लेकिन बेटों से सवाल नहीं करते। उन्हीं प्रधानमंत्री की पार्टी है बीजेपी, और ऐसा लगता है कि उन्हीं के पार्टी के एक नेता और जो मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अपने एक हाल में उन्होंने एक योजना का उल्लेख किया और उस योजना के मुताबिक उन्होंने कहा कि इस तरीके के प्लान चल रहे हैं कि जो भी महिला अपने घर से बाहर निकलकर काम करने जाएगी तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ऐसी होगी कि उस महिला को अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा ताकि उसकी सुरक्षा को ट्रैक किया जा सके। मैं फिर से ये शब्द अंडरलाइन कर रही हूं कि उसकी सुरक्षा को, महिला की सुरक्षा को पुलिस ट्रैक कर सके। ये बयान शिवराज सिंह चौहान तब दे रहे थे जब उन्होंने महिलाओं के अपराध वाले पखवाड़े में एक सम्मान नाम के एक कार्यक्रम को लॉन्च किया और कहा कि जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं तो महिला की सुरक्षा को देखते हुए उसमें पैनिक बटन्स लगाए जाएंगे, महिलाओं को एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, और साथ में ही उन्होंने ये कंट्रोवर्शियल बयान दिया कि जितनी भी महिला हैं जो घर से बाहर निकलती हैं उन्हें अपने आप को स्थानीय पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाना पड़ेगा ताकि पुलिस उनको ट्रैक कर सके। तो ट्रैक करने का मतलब क्या है? इस बयान की काफी आलोचना हो रही है। ये बयान उन्होंने सोमवार को दिया था लेकिन सोशल मीडिया पूरा भरा है और शिवराज सिंह चौहान की काफी आलोचना बार बार हो रही है। सवाल आज ये उठता है कि अगर पुरुष अपराध करता है तो महिलाओं का सर्वेलेंस क्यों किया जा रहा है? ट्रैक करना मतलब कि महिलाओं की सर्वेलेंस करना कि महिलाएं कहां जा रही हैं, किससे मिल रही हैं। तो इस सर्वेलेंस की जरूरत क्यों? आज पुरुषों का सर्वेलेंस क्यों नहीं हो रहा है? पुरुष अपराध करते हैं, अपराध करके निकल जाते हैं। कई केसेस में जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनमें देखा है कि पुरुषों को ट्रैक किया ही नहीं जाता, उनके खिलाफ सजा कभी होती ही नहीं है। तो आज अगर महिलाओं को ट्रैक करने की बात हो रही है तो पुरुषों के लिए ट्रैकिंग सिस्टम शिवराज सिंह चौहान आज क्यों नहीं बना पा रही है, या केंद्र सरकार क्यों नहीं इस तरीके की सुरक्षा का इंतजाम कर रही है जिसमें कि अगर ऐसे जो पुरुष हैं जो अपराध करते हैं उनको ट्रैक किया जा सके। दूसरा जो सवाल ये है कि महिलाओं के खिलाफ जो ये बार बार जो बात आ रही है कि जो अपराध होते हैं और इसके लिए अगर पुलिस महिलाओं को ही ट्रैक करेगी तो महिलाओं की स्वतंत्रता का क्या होगा? जो विमेन्स लिबर्टी की हम बात करते हैं उसका क्या होगा? महिलाओं को स्वतंत्रता भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत जद्दोजहद के बाद मिली है। उनके हक और उनके अधिकारों की लड़ाई बहुत लंबी चली है। यहां तक कि अगर आप भारत का इतिहास देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और अगर हम जो स्वतंत्रता की पूरी लड़ाई है उसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है वो है महिलाओं के लिए समान अधिकार। तो ये अधिकार अगर आज एक योजनाबद्ध तरीके से इस अधिकार को छीना जाएगा तो विमेन्स लिबर्टी का क्या होगा, जिसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए गए हैं कि जिस हक और जिस अधिकार की लड़ाई आप इतने सालों तक से लड़ते हुए इन अधिकारों को आपने हासिल किया है, तो क्या योजनाबद्ध तरीके से ये अधिकार आप महिलाओं से छीन लेंगे? और अगर महिलाओं से आप छीनने की बात कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आप नए भारत का एक सपना दिखाते हैं और आप अपनी महिलाओं को बेड़ी में जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि एक आरएसएस का एजेंडा है जिसको पूरी ये जो सरकार है ये पूरा करने में लगी हुई है। तो आज शिवराज सिंह चौहान के इस बयान पर काफी बवाल मचा है। अब आपको समझाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की जो असली कहानी है वो मीडिया में कैसे दर्शाई गई। मीडिया में ये दर्शाई गई कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पूरे देश में इस बात को लेकर बहस होनी चाहिए कि जो मैरिजेबल एज है वो 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर देनी चाहिए। तो इसी के दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा की भी बात की, चाइल्ड मैरिज की बात की और इन तमाम चीजों को लेकर आज एक बवाल मचा हुआ है। ट्विटर पर भी इसको लेकर काफी हंगामा मचा। जैसे कि शिवसेना की जो लीडर है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने कहा कि जो सशक्तिकरण है और सुरक्षा के नाम पर आप महिलाओं का सर्वेलेंस कर रहे हैं और
साथ में ये भी कहा गया कि अगर महिलाओं को पंजीकृत कराने की कोशिश कर रहे हैं तो पुरुषों को भी पंजीकृत किया जाए। तो इस तरीके के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो महिलाओं की एज को लेकर बवाल है वो इससे भी ज्यादा बड़ा हो गया है। अब आपको बताते हैं कैसे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैरिजेबल एज को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर देनी चाहिए। तो उस पर एक कांग्रेस के जो कमलनाथ सरकार में पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे सज्जन सिंह वर्मा, तो उन्होंने कहा है कि 15 साल के बाद की बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। तो क्या ये जो सीएम है ये डॉक्टर बन गए हैं, यानी कि शिवराज सिंह चौहान पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि क्या सीएम डॉक्टर बन चुके हैं। तो आप ये देख लीजिए कि किस तरीके के बयान इस समय महिलाओं को लेकर आ रहे हैं, चाहे वो नेता किसी भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान हो या कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा। संवेदना यानी कि सेंसिटिविटी, ऐसा लगता है कि देयर इज अ कंप्लीट लैक ऑफ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स वुमेन। और क्या ये जो मेल पॉलिटिशियंस हैं ये कितने संवेदनशील हैं महिलाओं के प्रति, और अगर संवेदनशील नहीं है तो उनकी सुरक्षा का हिसाब किताब कैसे होगा। सज्जन सिंह वर्मा का जो ये एक घृणात्मक जो इन्होंने इस तरीके का एक कमेंट दिया है, इसको लेकर एनसीपीसीआर यानी कि नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ने इसको लेकर एक नोटिस भी जारी किया है और कहा है कि अगर इस तरीके के बयान पब्लिक फोरम्स में नेता ही देंगे तो चाइल्ड राइट्स का क्या होगा। तो इसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। और उससे भी जो सबसे ज्यादा जो वुमेन्स लिबर्टी की मैंने बात कही कि आप सुरक्षा और सशक्तिकरण के नाम पर इस तरीके से महिलाओं के अधिकार नहीं छीन सकते, महिलाओं की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते, महिलाओं पर सर्वेलेंस नहीं कर सकते, तो ये कैसा भारत है। अगर केंद्र सरकार एक नए भारत का सपना दिखाती है, एक नए भारत का शीशा दिखाती है, तो ये नया भारत कैसा है। ऐसा लग रहा है कि हम डार्क एजेस में जा रहे हैं। जहां पे हम प्रोग्रेस की बात करते हैं, ऐसा लग रहा है कि हम डार्क एजेस में कहीं ना कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर महिलाएं हमेशा बेड़ियों में रहती थी। तो क्या हम वापस अपनी महिलाओं को बेड़ियों में जकड़ना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी सुरक्षा रहे। तो आज इस पर आप गौर करिएगा और इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार जरूर रहेगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। जी हाँ, उनके खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव था तो वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पारित कर दिया गया और इस तरीके से अमेरिका के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव दो बार पारित किया गया है। अब ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में आप बुधवार को इसको लेकर मतदान हुआ था और इम्पीचमेंट के पक्ष में यानी कि महाभियोग के पक्ष में 232 वोट्स पड़े थे और उनके खिलाफ 197 वोट पड़े थे। और यानी कि दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप को निचले सदन में इम्पीच किया गया है। अब ट्रंप के खिलाफ क्या आरोप लगे थे? मुख्य तौर पर उन पर 3 आरोप लगे थे। पहला ये था कि चुनाव हारने के बावजूद बिना किसी आधार के ट्रंप ने एक भारी जीत का दावा किया था, ये पहला आरोप था। दूसरा आरोप था कि जानबूझकर उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया और जो पूरा एक इलेक्टोरल सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो जॉइंट सेशन में चल रहा था उसको भंग करने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने। और जो तीसरा आरोप था कि उन्होंने चुनाव के दौरान जब मतदान चल रहा था, जब गिनती वोटों की चल रही थी, तो उस समय उन्होंने चुनावी अधिकारियों को धमकाने की कोशिश की थी। जो पहला इम्पीचमेंट मोशन था वो सितंबर 2019 में किया गया था, जब उन्होंने यूक्रेन की सरकार पर से कहकर और जो बाइडेन के जो बेटे हैं हंटर बाइडेन, उन पर आरोप लगाने की कोशिश की थी, जिससे कि ऐसा 2020 के जो चुनाव है उसमें उनको बढ़त मिल सके। तो वो पहला इम्पीचमेंट मोशन था और आज दूसरा इम्पीचमेंट मोशन निचले सदन में उनके खिलाफ पारित कर दिया गया है। लेकिन अब आगे का रास्ता क्या है? यहां से जो पूरा मामला है वो सेनेट में शिफ्ट हो जाता है और सेनेट में जो पूरी प्रक्रिया है वो बिल्कुल एक अदालत की शैली पर चलेगी और ये पूरा मामला अब सेनेट को भेजा जाएगा। सेनेट में 100 मेंबर्स हैं और यहां पर जब ट्रायल हो जाएगा उसके बाद मतदान होगा और अगर 2/3 बहुमत फिर से हासिल हो जाता है तो ट्रंप को हटाया जाएगा। लेकिन हटाना शायद इतना आसान नहीं है, क्योंकि सेनेट में अगर आप संख्या के तौर पर देखें तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की जो संख्या है वो बराबर है, लेकिन जो डिसाइसिव वोट है वो कमला हैरिस के पास है, जो इस समय सेनेट की सभापति भी हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 16 रिपब्लिकन्स की जरूरत है अगर ट्रंप के खिलाफ
जो ट्रायल है और उसमें अगर जीत हासिल होनी है सेनेट के अंदर। अब आपको याद दिला दें कि इसके पहले 3 इम्पीचमेंट मोशंस हुए हैं। पहला था प्रेसिडेंट एंड्रू जॉनसन के खिलाफ, फिर बिल क्लिंटन के खिलाफ और ट्रंप के खिलाफ जो इम्पीचमेंट हुआ था पिछले साल। लेकिन अब आज पूरा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ट्रंप को हटाना इतना मुश्किल होगा। अगर आप सेनेट में देखें तो जो रिपब्लिकन्स हैं, जैसे कि जो रिपब्लिकन हेड है मिच मैकोनेल, उन्होंने पब्लिकली इस बात को कहा है कि जो बाइडेन ने जो डोनाल्ड ट्रंप की जो हरकतें थी उनसे उनको इम्पीच कर देना चाहिए। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि क्या वो वोट डालेंगे। जिस तरीके की वोटिंग प्रक्रिया हमने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में देखी थी उससे ये पता चलता है कि बहुत ज्यादा रिपब्लिकन्स खुलकर वोट नहीं डालेंगे ट्रंप के खिलाफ। यानी कि कुल मिलाकर रिपब्लिकन्स के पास अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले उनको हटा दिया जाए। अब रही बात प्रक्रिया की, तो नैंसी पेलोसी जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, वो सारी चीजें इनिशिएट करेंगी। उन्होंने इम्पीचमेंट मैनेजर्स को भी 9 इम्पीचमेंट मैनेजर्स को अपॉइंट किया है और कहा है कि वो जल्द से जल्द ट्रायल शुरू करेंगी। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जब जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, यानी कि जिस दिन शपथ लेंगे जो बाइडेन, यानी कि 20 जनवरी को, उसके एक दिन पहले किया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ट्रंप अपने कार्यकाल को पूरा कर लेंगे। लेकिन ये ट्रायल उनका कितना लंबा चलेगा इस पे कहना मुश्किल है। अगर आप पैटर्न देखें ट्रायल्स का, तो जो एंड्रू जॉनसन थे उनका जो सेनेट में ट्रायल चला था वो 83 दिन चला था। बिल क्लिंटन का सेनेट में ट्रायल 37 दिन चला था और ट्रंप का जो इम्पीचमेंट का जो ट्रायल था सेनेट में वो पूरा 21 दिन चला था। यानी कि ट्रंप अपने कार्यकाल को पूरा कर लेंगे। लेकिन इस समय जो बाइडेन की मुश्किलें क्या है, जो बाइडेन के खिलाफ, अगर जो बाइडेन के सामने अगर आप देखें तो बहुत सारी मुश्किलें हैं। पहली बात तो ये कि कोविड से निपटना, अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल चरमरा चुकी है उससे निपटना, अभी जो उनकी कैबिनेट इंडक्ट होगी उसके बाद जो बिल्स पेश करेंगे, उन सारी चीजों में उन्हें रिपब्लिकन्स की जरूरत पड़ेगी सेनेट में। तो क्या वो इतना बड़ा चांस ले सकते हैं? तो ये सारी चीजों को लेकर इस समय सवाल उठ रहे हैं। रही बात रिपब्लिकन्स की, तो ये बात तो तय है कि उन्होंने अभी इतनी हिम्मत नहीं कि वो ट्रंप के खिलाफ खुलकर वोट डालें। अगर वोट नहीं पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ जो बाइडेन ये भी चाह रहे हैं कि ट्रंप लगातार मीडिया की सुर्खियों में ना बने रहें, क्योंकि उनके लिए बड़ी प्रायोरिटीज हैं इस समय। जैसे मैंने आपको कहा कि कोविड, वहां की इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, बहुत सारे अभी मैटर्स हैं जिनको लेकर उन्हें रिपब्लिकन्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर वो अभी से ही रिपब्लिकन्स से दुश्मनी मोल ले लेंगे तो उनके जो आगे का रास्ता है वो मुश्किल हो जाएगा और वो अपने शुरुआती दिनों में ये चीज नहीं चाहते हैं। तो कुल मिलाकर इम्पीचमेंट मोशन प्रस्ताव, जो महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो पारित हो गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप को हटाना बहुत मुश्किल होगा। यानी कि ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे, लेकिन अगर ये ट्रायल सेनेट में चलता है और चलने के बाद अगर 2/3 मेजोरिटी मिलती है तो ये तो तय है कि ट्रंप अगर अगले चुनाव में, जो अमेरिका के अगले चुनाव होंगे, उसमें वो राष्ट्रपति की दौड़ में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो इस समय काफी रोचक स्थिति है इस समय अमेरिकी लोकतंत्र के लिए। जितनी मुश्किल एक घड़ी डोनाल्ड ट्रंप के सामने है, और वो उन्होंने खुद से इनवाइट की है, लोग कह रहे हैं, चाहे वो भड़काऊ भाषण हो या अनाप शनाप जो उन्होंने बोला हो, उनकी इंस्टेबिलिटी के ऊपर भी लोगों ने सवाल खड़े किए, उनके डिसीजंस को लेकर लोगों ने सवाल खड़े किए। तो आज जो ट्रंप जिस तरीके की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन जो बाइडेन की मुश्किलें भी कम नहीं हैं। डेमोक्रेट्स जीत जरूर गए हैं, उन्हें अच्छी बढ़त मिली, उन्हें अच्छी संख्या से उन्होंने एक जीत हासिल की है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो बाइडेन अपनी प्राथमिकताओं में डोनाल्ड ट्रंप के ट्रायल को प्राथमिकता देंगे या फिर अमेरिकी लोकतंत्र को वापस पटरी पर लाना, क्योंकि जो अमेरिकी समाज है वो इस समय काफी विभाजित है। प्रो ट्रंप जो लोग हैं और एंटी ट्रंप, उनमें काफी इस समय ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी समाज में काफी जहर उगला गया है। और खासकर जो कैपिटल हिल में जो अभी हिंसा देखी गई थी उसके बाद तो कुछ ज्यादा ही, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण दिए गए और ये कहा गया, फेडरल एजेंसीज के पास, FBI के पास भी ये खबर आई थी कि इनॉग्रेशन सेरेमनी के पहले तक जो अभी जो बाकी दिन बचे हैं उसमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के कई ऑफिसेज में हिंसा की खबरें आ सकती हैं। तो ये जो पीरियड है अमेरिकी लोकतंत्र के लिए ये बहुत क्रिटिकल है। अब इस समय अगर डोनाल्ड ट्रंप
कि टेस्ट का समय है, अगर उनके इम्तिहान की घड़ी है, तो उससे बड़ी इम्तिहान की घड़ी जो बाइडेन के लिए है कि वो इस समस्या से कैसे जूझते हैं, कैसे निपटते हैं, और जो हीलिंग और रिकंसिलिएशन प्रोसेस की हम बार बार बात करते हैं, तो क्या जो बाइडेन इस हीलिंग प्रोसेस को वापस पटरी पर ला पाएंगे। यानी कि दोनों के लिए इम्तिहान की घड़ी है, दोनों यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन दोनों के लिए। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। आज के एजेंडा की 3 स्टोरीज में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। बने रहेगा सत्य हिंदी पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।